जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जब पार्टनरशिप के अंदर जो ओनर है वो अकेला है। वैसे तो जब किसी भी पार्टनरशिप के अंदर एक ही ओनर होता है तो मेरे हिसाब से उसे पार्टनरशिप कहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर टॉपिक बताया गया है सोल। सोल का मतलब अकेला, शायद इसका रीजन कुछ और हो। फिलहाल हम चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक देखेंगे। एक होता है इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद उस कंपनी की क्लोज आउट करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जब कंपनी पूरे साल भर बिजनेस करती है, माल खरीदती है, माल बेचती है, पूरे साल भर मशीनों का इस्तेमाल करती है, बिल्डिंग का इस्तेमाल करा है, सैलरी दी है वर्कर्स को, एंड में वो कैलकुलेट करती है कि उसकी बैलेंस शीट में एसेट कितनी रही है और लायबिलिटीज कितनी रही है। वो फाइनली अपने पूरे साल के एंड में पूरे अपने बिजनेस की पोजीशन को कैलकुलेट करती है। तो बिल्कुल साल का एंड होता है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को फाइनल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फाइनल अकाउंट। तो इस चैप्टर को हम दूसरे तरीके से फाइनल अकाउंट भी कह सकते हैं। तुम देख सकते हो बुक के अंदर हेडिंग लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें डालनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं डालनी चाहिए। कई बार इसी में गलती हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सपेंस है जो इनडायरेक्ट है, कैसा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। तो ध्यान रखना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सारे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन कभी भी कोई इनडायरेक्ट नहीं आएगा। अब देखना ये कि डायरेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। तो पहले उस चीज को देख लेते हैं, कौन से एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट है और कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। ये पहचानने का कोई पर्टिकुलर रूल तो है नहीं, लेकिन कुछ मैं लॉजिक बता रहा हूं जिनके बेस पर तुम तुरंत पहचान लोगे कि कौन सा एक्सपेंस हमारा डायरेक्ट माना जाता है और कौन सा एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट माना जाता है, ठीक है। कुछ बातें ध्यान से सुनो। जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, मान लो मैंने किसी से कुछ गुड्स खरीदे थे, कुछ गुड्स परचेज करे थे। मान लो मैंने लकड़ी खरीदी थी, मेरा फर्नीचर का काम है, मुझे लकड़ी से चेयर तैयार करना है, टेबल तैयार करना है, तो मैंने कुछ लकड़ी खरीद रखी है। तो वो मेरे लिए क्या मानी जाएगी? गुड्स। वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चा माल माना जाएगा। उस माल को खरीदने के बाद मैं उसको अपनी फैक्ट्री तक लेकर आया। जितना भी मैंने गुड्स किसी कंपनी से खरीदा था वो सारा माल मैं उठाकर कहां पे लेकर आया हूं? फैक्ट्री तक। तो बताओ, हाथ में तो लाएंगे नहीं क्योंकि बहुत सारा माल होता है। तो ध्यान रखना, जहां से तुमने खरीदा है और जहां पर तुम उसको आगे और प्रोडक्शन करोगे, मतलब प्रोडक्शन तुम्हें आगे बढ़ाना है, उसके बीच जितना भी खर्चा हुआ है तुम्हारा सारा, वो सारा खर्चा तुम्हारा माना जाएगा डायरेक्ट। इसके बीच में जितने भी एक्सपेंसेस तुमने करें, कैरेज हो गया, फ्राइट चार्जेस हो गए, पैकिंग चार्जेस हो गए, ऑक्ट्रोई हो गया, वैट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे एक्सपेंसेस जितने भी तुमने रास्ते में करें वो सारे एक्सपेंसेस तुम्हारे कैसे माने जाएंगे? डायरेक्ट। और वो सारे एक्सपेंसेस तुम्हारे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब हम कोई गुड खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसको उस फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है जिससे हमें कुछ और आगे बनाना है, तो इसके बीच जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट। अब तुम समझ सकते हो, कहने का मतलब ये, किसी भी गुड को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलने के लिए, किसी भी गुड को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने के लिए जितना भी खर्चा तुमने करा है वो सारा खर्चा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। फिनिश्ड गुड कहने का मतलब अब वो गुड बिकने लायक हो गया है। जब तुमने किसी से लकड़ी खरीदी थी तब उसको कोई नहीं खरीदना चाहता था, लेकिन अब तुमने उसे चेयर तैयार कर ली है। उससे पहले सिर्फ वो एक रॉ मटेरियल था, लेकिन अब जो तुमने चेयर तैयार करी है वो तुम्हारी फिनिश्ड गुड मानी जाएगी।
कैसी गुड मानी जाएगी? फिनिश्ड। और फिनिश्ड गुड बनाने तक जितना भी खर्चा तुमने करा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिल्डिंग का चार्जेस, हर तरह का चार्ज तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। तो मुझे बताओ, रास्ते में जो तुमने कैरेज दिया था, भाड़ा जो दिया था तुमने ट्रक वाले को जिसमें तुम लकड़ी लेकर आए हो, तो वो एक्सपेंस भी तुम्हारा कैसा माना जाएगा? डायरेक्ट। तो ध्यान रखना, भाड़े भी दो तरह के होते हैं। जब हम कैरेज की बात करते हैं तो दो तरह के कैरेज होते हैं। एक कैरेज होता है कैरेज ऑन परचेज, और एक दूसरा कैरेज होता है कैरेज ऑन सेल। तो मैंने दोबारा नहीं लिखा है, मैंने इसी के साथ एरो बना के लिख दिया है। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल। परचेज तो तुम समझ ही गए होंगे, जब हम किसी माल को खरीदने वाले हैं या हमने वो माल खरीद लिया है, खरीदने के बाद तुम उसे फैक्ट्री तक लेकर आओगे और रास्ते में तुम्हें क्या देना पड़ेगा? भाड़ा, किराया देना पड़ेगा उस चीज का। ठीक है, तो तुमने बताओ कोई माल खरीदा था और खरीदने पर कैरेज दिया है, तो मैं कह सकता हूं ना कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज। अब मान लो तुम एक प्रोड्यूसर भी है, तो तुमने अपना माल किसी को बेचा भी है, तुमने वो माल किसी को बेच भी रखा है। ठीक है, तो बताओ भाड़ा तुम दोगे या वो देगा? जब तुम किसी से खरीदते हो तो भाड़ा तुम्हें देना पड़ेगा, और जब कोई तुमसे खरीद रहा है तो भाड़ा वो देगा, ना कि तुम। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो कैरेज ऑन सेल होता है, मतलब कैरेज जब तुमने बेचा है, इस तरह का जो कैरेज होता है वो तुम्हारे लिए डायरेक्ट नहीं माना जाएगा, वो एक्सपेंस तुम्हारे लिए इनडायरेक्ट माना जाएगा। कुल मिलाकर बस ये देखो कि वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो तो वो बंदा देगा जिसने माल तुमसे खरीदा है, वो तो उसके लिए डायरेक्ट है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैरेज ऑन सेल को एक दूसरे नाम से और जाना जाता है, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है कैरेज आउटवर्ड। तो जब भी वो वर्ड दे रहे हैं ना आउटवर्ड, तो आउटवर्ड का मतलब है वो किस कैरेज की बात कर रहे हैं? सेल की। सेल पर लगने वाला कैरेज सामने वाली पार्टी देती है, हम कभी भी नहीं देने वाले, हम सिर्फ अपना देंगे जो माल हमने खरीदा है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है हमारे लिए ये कैरेज, और आउटवर्ड का मतलब है हमारे लिए नहीं है, सामने वाली पार्टी के लिए। किसी से माल खरीदा था, मान लो तुम्हारा प्लास्टिक का काम है, तुमने काफी सारी प्लास्टिक खरीदी है और उसकी पेटियां बंद करवाई हैं, पैकिंग करवाई है, उस प्लास्टिक को पैक करवाया है। पैकिंग पर होने वाला जितना भी खर्चा है, पैकिंग पर होने वाला जितना भी खर्चा है, मुझे बताओ उसे तुम पे करोगे या जिसने तुम्हें बेचा है वो पे करेगी? ध्यान रखना, पैकिंग वगैरह अगर हो रहा है परचेज पर, तुमने जो पैकिंग चार्जेस लगाए वो किस पर करवाएं? परचेज पर, वो तुम्हें ही पे करने पड़ेंगे, वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर पैकिंग चार्जेस वगैरह तुमने किसी को माल बेचा है तो वो तुम्हारे लिए डायरेक्ट नहीं है। कहने का मतलब ये, यहाँ पर भी दो ही बातें हैं, अगर पैकिंग चार्जेस हो रही है परचेज पर तो वो मानी जाएंगी डायरेक्ट, और अगर पैकिंग चार्जेस हो रही है सेल्स वगैरह पर तो वो मानी जाएंगी इनडायरेक्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक तो डेबिट और क्रेडिट। तो शुरू करते हैं, फॉर्मेट इसका नॉर्मल अकाउंट की तरह ही है, मैंने कुछ बातें बता दी हैं, इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। ये एक छोटा क्वेश्चन होता है, मुश्किल से 3 या 4 नंबर का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट काफी सिंपल सा है, जैसे नॉर्मल सभी अकाउंट के होते हैं। तो ड्रॉ करते हैं। वैसे तो देखो डेट बनाई जाती है अकाउंट के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन में डेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डेट का कॉलम रहने ही दो। पेपर में भी तुम्हें बिना डेट के ही बनाना है, सिर्फ तुम्हें एक कॉलम डालना है पर्टिकुलर्स का, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और ऊपर तुम्हें नेम डालना है ट्रेडिंग अकाउंट।
हाँ, एक साइड तुम्हें मालूम है डेबिट होता है और दूसरी साइड होता है क्रेडिट। तो ध्यान रखना, जितने भी हमारे खर्चे होंगे, मतलब ऐसी चीज जिनसे हमारा पैसा जा रहा है। तुम्हें मालूम है जब हम कोई खर्चा करते हैं तो पैसा जाता है। जब भी कोई हमारा एक्सपेंस होएगा, किसी भी तरह का जो खर्चा होएगा, सारे खर्चे कहाँ पर आते हैं? डेबिट में। तो सारे एक्सपेंसेस तुम्हें डेबिट में डालने हैं। और जब भी कोई तुम्हारा फायदा होएगा या जिससे तुम्हें पैसा मिलने वाला है, जो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, वो तुम्हें कहां पर डालना है? क्रेडिट में। मुझे बताओ, सेल, तुमने किसी को सेल करी है 10,000 की, तुमने किसी को अपना माल बेचा है, कितने का बेचा है? 10,000 का। ठीक है, बताओ पैसा आएगा या जाएगा? तुम्हें मालूम है जब हम किसी को माल बेचते हैं तो पैसा मिलने वाला होता है, तो पैसा आ रहा है तो हम डालेंगे क्रेडिट में। ठीक है, लेकिन तुमने किसी से खरीदा था, तुमने परचेज करा है, तुम्हें मालूम होगा परचेज करने पर पैसा चला जाता है। जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो हमारा पैसा चला जाएगा, तो वो आएगा डेबिट साइड में। तो शुरू करते हैं। हाँ, दो चीजें ध्यान रखना। तुम्हें मालूम होगा जब भी हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के बाद बैलेंस बनाना पड़ता है। या तो सीडी बैलेंस इधर आता है या फिर सीडी बैलेंस इधर आता है। जब हम किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो लास्ट में जो बैलेंस बनता है उसको हम बोलते हैं क्लोज डाउन। मतलब सीडी बैलेंस या तो क्रेडिट में रहता है या फिर सीडी बैलेंस यहाँ पर डेबिट में रहता है। तो ध्यान रखना, अब तुम्हें ये नहीं डालना है टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी। अब तुम्हें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अगर बैलेंस बनेगा डेबिट में तो तुम्हें लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख देना है? ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब अगर बैलेंस बनेगा डेबिट में तो तुम्हें डाल देना है ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर बैलेंस बनने वाला है क्रेडिट में तो तुम्हें डालना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन, तब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से डालेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो पैसा पहले लगाना पड़ता है। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तभी तुम किसी बिजनेस को शुरू कर सकते हो। यानी कि स्टार्टिंग में तो तुम्हें खर्चा ही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में होने वाले खर्चे को बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक। बिजनेस चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है उस स्टॉक को ओपन करने की। तो सबसे पहले हम डालेंगे ओपनिंग स्टॉक। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा और ये हमारा खर्चा है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं पढ़ रहा हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एसर्टेन द ग्रोस प्रॉफिट। हमें क्या एसर्टेन करना है? ग्रोस प्रॉफिट। एसर्टेन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। हमें ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है फॉर द ईयर 2000। ठीक है, तो देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 25,000। तो ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक हमारा खर्चा होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले तुम्हें पैसा लगाना पड़ेगा। तो कितने रुपए लगाए गए? 25,000। तो जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट में आएंगे, अभी बताया था मैंने। लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक। 25,000। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ध्यान रखना डेबिट में रहता है। ठीक है, तो मुझे बता दो, अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे रखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तुम्हारा क्रेडिट में। ठीक है, अगली देखते हैं, फ्राइट एंड पैकिंग। मुझे बताओ पैकिंग चार्जेस हुआ है। ठीक है, तो खर्चा है ना। मैंने अभी बताया था अगर कोई पैकिंग वगैरह इस तरह के जो चार्जेस होते हैं अगर वो सेल पर होते हैं, पैकिंग का खर्चा किस पर किया गया है? सेल पर। तो ये कभी भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इस तरह के एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट। ये हमारे लिए नहीं होते, ये सामने वाली पार्टी के लिए होते हैं। जिस पार्टी को हमने माल बेचा है ये खर्चा वो उठाएगी, हम नहीं उठाएंगे। तो पैकिंग कभी भी अगर सेल पर होएगी तो हम पे नहीं कर रहे, वो हमारा खर्चा नहीं है। तो देखो इसके साथ तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि परचेज है या सेल। तो ध्यान रखना, जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो हमें ही देने पड़ेंगे। मतलब हम उसको खुद क्या मान लेंगे कि वो पैकिंग चार्जेस किस पर लगाए गए? परचेज पर, ना कि सेल पर। सेल पर लिखा हुआ होगा तो ही मानना, वरना कभी नहीं मानना। तो देखो इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मैं इन खर्चों को खुद ही पे कर दूंगा। मतलब मैं इनको क्या मान रहा हूं? डायरेक्ट।
मतलब मैं इनको क्या मान रहा हूं कि ये परचेज पर लगाए गए हैं। तो देखो कितने रुपए के खर्चे हैं, 10,000 के। तो ये इधर आएगा अगर खर्चा है तो पूरा लिखना। फ्राइट एंड पैकिंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 2F&P, तुम लोग पूरा लिखना। ये तुम्हारा 10,000। आगे देखते हैं सेल्स। अभी मैंने बताया था सेल से पैसा आता है, परचेज आती है इस साइड तो सेल आती है इस साइड। तो लिख दो बाय सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का बेचा है, 1,90,000। तो डाल दो इधर 1,90,000 का हमने माल बेच दिया। आगे देखते हैं गुड्स परचेज ड्यूरिंग 2011। मुझे बताओ मैंने परचेज करी है, अगर मैंने सेल इधर डाली है तो परचेज किधर डालूंगा, उधर। और वैसे भी परचेज से पैसा जा रहा है, खर्चा है ये हमारा। कितने रुपए की परचेज करी है, 1,40,000 की। तो लिखो टू परचेज 1,40,000। तो परचेज में डाल दिया हमने 1,40,000, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। मैंने अभी अभी बताया था अगर ओपनिंग स्टॉक इधर डाला है तो इधर डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का बताया गया है, 30,000 का। तो काफी बड़ा अमाउंट है। देखो अगला लिखा हुआ है और ये लास्ट है, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल। मुझे बताओ अभी मैंने बताया था कि अगर पैकिंग का खर्चा सेल पर होता है तो वो खर्चा हम नहीं देने वाले, वो खर्चा तो वो देगी जिसने हमसे खरीदा है, ठीक है। जब भी कुछ भी खर्चा पैकिंग वगैरह ये सब सेल पर होती है तो ये एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट, ये हम नहीं पे करते, ये तो सामने वाली पार्टी पे करती है। तो इस खर्चे को हम नहीं ले सकते, ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो वो कुछ एक दो चीजें ऐसी जरूर देगी क्वेश्चन के अंदर जो हमें नहीं डालनी होती, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी डाल देंगे तो उससे आंसर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका यहाँ पर भी बिल्कुल वही है जैसे नॉर्मली बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं हाईयर टोटल किधर बनेगा। तो देखो इधर देख के पता चल रहा है कि हाईयर टोटल यहाँ पर बनने वाला है। तो मैं यहीं का हाईयर टोटल कर रहा हूं, 1,90 और 30, ये हो जाएगा तुम्हारा 2,20,000। 2,20,000 का हाईयर टोटल है और तुम्हें मालूम है हाईयर टोटल दोनों साइड लिखा जाता है 2,20,000। हमेशा हाईयर टोटल के नीचे तुम्हें डबल लाइन बनानी होती है, तो डबल लाइन बनाना मत भूलना। हाँ बैलेंस कर देते हैं। देखो इन तीनों को जोड़ के तुम्हें बैलेंस करना आता ही है, इन तीनों को जोड़कर इसमें से माइनस करूंगा, इन तीनों अमाउंट को ऐड करूंगा रफ में और इस हाईयर टोटल में से माइनस करूंगा। तो देखते हैं कितना बनता है, 35,175। तो 2,20,000 में से 175 गए, ये तुम्हारा 5, 11 में से 7, 4, 45,000। तो यहाँ पर बैलेंस डाल दो 45,000। और मैंने बताया था जब भी कोई बैलेंस डेबिट में आएगा तो वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। जब भी कोई बैलेंस हमारा डेबिट में निकल के आने वाला है वो माना जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और जब भी कोई बैलेंस क्रेडिट में निकलेगा वो माना जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर लिख दो इसके आगे ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो लिखो ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ इस अकाउंट का काम इतना ही था, क्लोज कर दो बस। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है।